नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में आज हम पॉलिटी के चैप्टर 6 में पढ़ने जाएंगे लोकतांत्रिक अधिकारों को। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे चैनल और सभी लोगों तक पहुंच सके। और इस एनसीईआरटी के तारतम्य में हम आप लोगों के साथ नई भूमिका और नए काम के साथ आगे बढ़ते रहें। पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों पर चर्चा की है। अध्याय 4 में हमने देखा कि किस तरह से लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारण अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 5 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्था के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती है। ये तत्व जरूरी हैं, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकार का उपयोग। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूरी जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं पर बात शुरू करते हैं। इसमें हम चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकार का क्या मतलब होता है और हमें इनकी क्या ज़रूरत है। पिछले अध्यायों में हम ये पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान पर दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है और इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको कौन लागू करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने के इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल ही के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6.1 में अधिकारों के बिना जीवन। इस किताब में हमने चर्चा बार बार की है। इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले भी सभी 5 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? तो इनको एक बार आप देखिएगा। अध्याय 1, पिनोशे के शासनकाल में चिले और जारुजेल्स्की के शासन में पोलैंड लोकतांत्रिक ना था, क्योंकि। दूसरा अध्याय, लोकतंत्र की परिभाषा में। तीसरे अध्याय में हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे हैं, क्योंकि। चौथे अध्याय में देखा कि भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को और का अधिकार प्राप्त है। अध्याय 5, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार है। आइए 3 उदाहरणों से बात शुरू करें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा। चलिए, गुआंतानामो बे का जेल। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया और इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसैनिक का कब्जा था। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जमील अल-बन्ना उन सभी लोगों में से एक हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाला गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार में उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जामिल के परिवार वालों को भी अखबार के माध्यम से ही खबर मिली कि उनसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालत का दरवाज़ा खटखटा सके।
एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है और उनके साथ अमेरिकी कानून के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इस बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। दूसरा, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें। वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है और इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर विचार करें। नंबर 1, देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा के शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा, शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों को चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं। वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। नई बात अगली, लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकता। अगली बात, कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं और उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह के सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्द ही स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। कोसोवा में जातीय नरसंहार। आप ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ शाही में ही नहीं चल सकती और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने युगोस्लाविया का एक प्रांत है जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्व लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की और उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया और उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूर्ण नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोग जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों को प्रभुत्व स्वीकार कर लें। कोसोवा के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बतीशा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोट की आवाज़ सुनी और उनको यह एहसास हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीशा याद करती है, उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी और उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी उंगलियों से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वही बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी और उसके पास न मकान था, न पति और न शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज़। समाचार में आई ये कथा उन 1000 अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रह के चलते हाल में वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा। मिलोशेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, लोकतंत्र में अधिकार।
हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया उन सभी पर विचार कीजिए और यह उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। गुआंतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवा के अल्बानियाई लोगों और भारत में 1984 तथा 1922 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथों में महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटना को न होने देने के लिए क्या करेंगे? शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और सम्मान अवसर जरूर हो। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण या सूचना के किसी को गिरफ्तार ना किया जाए और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपने पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी के जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उनमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो और जो लोग ऐसा ना करें उनको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। तो जाने अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति को, अपने लोग, अपने समाज, अपनी सरकार से दावा है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोग, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं और इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपको अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें या नुकसान पहुंचाते हैं। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकारों का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोस की खिड़की के शीशे टूट जाए और आपका अधिकार को कुछ ना हो। यूगोस्लाविया के सर्व लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावे कर दें, सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता और इसके लिए पूरे समाज में भी स्वीकृति मिलना चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है और वे कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। समाज जिस चीज़ को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता था। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है और इसके बिना वे प्रकृति के नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का और उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते हैं जो उन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको क्या लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते या इसका उल्लंघन करते हैं तो हम इसे अपने अधिकार का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा का मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें ये 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं और इन्हें समाज में स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिलती है या प्राप्त होती है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? जानिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने
कि राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों को आज़ादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका है। अधिकांश अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं और ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। अधिकार स्थिति में बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे है। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पसंख्यक में आ जाएं और लोगों को प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है या संभव है वह नागरिकों के अधिकार की रक्षा ना करे। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। और अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप से दर्ज होते हैं। तो जानिए भारतीय संविधान के अधिकार। विश्व में अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी यह अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। यह सभी नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन वादों को व्यवहारिक रूप देते हैं और ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है और क्या आप इन्हें बता सकते हैं कि एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों को ठीक ठीक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। और इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होगा और इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतांत्रिक की बुनियाद है और इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गाँव का कोई खेतीहर मजदूर, सब पर एक कानून होगा। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया गया था। सारे मामलों पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया, लेकिन जब तक मामला चला तो उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष के सबूत देने पड़े और कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के तहत कुछ निहितार्थ को स्पष्ट करके और साफ किया। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल या सिनेमाघर जैसे सार्वजनिक स्थानों में किसी भी प्रवेश को रोका नहीं जा सकता और इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान, सार्वजनिक रंगों के इस्तेमाल में किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले लोग, हमारे समाज में कुछ समुदाय के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार के किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपरोक्त आधार पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार किया जा सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा कि भारत सरकार में नौकरियों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर दरअसल ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है कि हर किसी को उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समानता का अवसर उपलब्ध कराना है। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है। जरा इसको देख लेते हैं। छुआछूत के अनेक रूप। 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और वहां पाया कि अनेक स्थानों पर चाय की दुकानों पर 2 तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजामत दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है।
दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता। उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता है। ये सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। और क्या आप अपने इलाके में कुछ ऐसे ही उदाहरण सोच सकते हैं? तो ये सारी बातें और सारी चीज़ों को अगर देखें तो ये प्रबल रूप से छुआछूत का जिक्र करते हैं और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करें। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। उनकी सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है। उसमें किसी खास जाति के में जन्म लेने भर से लोगों के नीची नज़र से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आइए जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना, ना सरकार का न व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें यह आदेश ना दे कि इसे ऐसे करो या वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की, देश या कहीं पे भी आने जाने की, देश के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता है और कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की भी स्वतंत्रता है। याद रखिए कि हर नागरिक को यह स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता को ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वह सब करने के लिए आज़ाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसी कारण समाज में व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रता पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। व्यक्ति की आज़ादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों को स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों के स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचार और अभिव्यक्ति को विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कई 100 लोग एक ही तरह सोचते हैं, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार की किसी नीति से या संगठन से गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने को स्वतंत्र हैं। आप अपने विचारों को पर्चा छाप कर या अखबार पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उनकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। वे यह सब किसी भी समस्या पर चर्चा करने, विचार का आदान प्रदान करने या किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने के, किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए और इससे सार्वजनिक व्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने में स्वतंत्रता होती है, जैसे कि कारखाने में मौजूद अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बनाना सकते हैं और किसी शहर के लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है। संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी ना हो और या यहाँ उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी वो भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें या वह। महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है। पिछड़ी और कमज़ोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहें।
संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति की मौत की सजा नहीं सुनाती उसे मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब वह उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील करने का अधिकार होता है। आइए एक बार फिर से गुआंतानामो बे और कोसोवो के याद करें। इन दोनों के मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीजें जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था। क्या ये उदाहरण स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के हैं? अगर हाँ, तो प्रत्येक संविधान में कौन कौन से प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है? तो भारत सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेज इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया और इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार के सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है और वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में काम करने वालों को यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। नगर प्रशासन और माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर शहर में रात 10 बजे के बाद सार्वजनिक लाउड स्पीकर का प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। शोषण के खिलाफ अधिकार। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिकों को यह अधिकार भी हो कि उसका शोषण ना कर सके कोई। हमारे संविधान के निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज कराने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो। संविधान ने खास तौर पर 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं और जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम में लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के प्रति मुफ्त में या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे में बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकती। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इनमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों को बाल मजदूरी रोकने के कानूनों में शामिल किया गया है। तो इन सभी चीज़ों से अपन को क्या समझ में आता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुछ बातें हैं, इनको देखिए। इसमें पेपर की कटिंग है जो कि दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक अर्जी दायर की गई। जो अर्जी दायर करने वाले ने कहा कि सालेम जिले के गांव में 7 से 12 वर्ष के उम्र के अनेक बच्चे को ले जाकर केरल के त्रिचूर जिले के ओलर में बेचा गया। आवेदनकर्ता ने अदालत में मांग की कि वह सरकार को इस मामले में जुड़े तथ्यों की जांच करने का आदेश दे। कर्नाटक के होमपेट मांडूर और इकाल इलाके के लोह अयस्क खदानों में 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है। बच्चों से खुदाई, अयस्क तोड़ने, लादने, गिराने, ढुलाई और कटाई का काम लिया जा रहा है और उनको ना तो सुरक्षा के उपकरण दिए जाते हैं और ना ही तय मजदूरी और ना ही उनके काम का समय तय है। वे बहुत ही जहरीले कचरे को ढोते हैं और खदान की धूल जो मानक स्तर के काफ़ी अधिक है उनके आँख कान नाक में जाती रहती है और इससे इलाके के बच्चों स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर काफ़ी ऊंची है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संरक्षण के नवीनीकरण वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम करने का क्रम बढ़ता जा रहा है और अब ज़्यादा बच्चियों से काम कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि पहले जहां प्रति 1000 कामगारों ने बच्चियों की संख्या 34 थी, वहीं अब 41 हो गई है और लड़कों की संख्या अनुपात में 31 बना हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर पर चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया और उन्होंने अध्याय 3 हम आप
आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्ति के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामले को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों में उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका विचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उसके धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नरबलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी को हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है, उसके साथ भेदभाव कर सकता है। उसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में किसी किस्म की धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान को संचालित कोई निजी संस्था करती है तो वहां किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यक के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है। इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव से पिछड़ते चले जाएंगे। और इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। 1. नागरिकों के विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिकों को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों को बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, पर राजस्थान, हरियाणा में दिल्ली में वे अल्पसंख्यक हैं। हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं? यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह हैं, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। अगर इन गारंटी को मानने और लागू करने वाला ना हो तो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार पर ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए इसे रोक सकते हैं और इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा का हृदय कहा है। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा संगठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम के मौलिक अधिकारों का हनन हो, उसमें कमी हो तो वह फैसला या काम अवैध हो जाएगा।
हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को उनकी नीतियों और फैसलों या उनके राष्ट्रीय बैंक या बिजली बोर्ड जैसे उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामलों में दखल दे सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देशित आदेश है या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालत गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है। अध्याय 5 में हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमने यह भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो जरूरी है उसे करने में वह सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों को उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है और ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जानें। क्या आपने ऊपर बने न्यूज़ क्लोज पर ध्यान दिया? इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिक्र आया है। यह संदर्भ मानवाधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्षों के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों से के गुजरात दंगों जैसे कई मामले हैं और इनके बारे में देश भर के लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा सका। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनकी दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानवाधिकार संगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की। सन 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया यह एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता। सो यह पीड़ितों को अनेक मानवाधिकार दिलाने की मदद करने पर भी सारा ध्यान दे सकते हैं और इनमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकार की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, यह जिम्मेदारी अदालत की है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन में किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच कराना है। यह उन मामलों में किसी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। यह देश में मानवाधिकार को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम करता है। आयोग की अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार हैं। किसी भी अदालत की तरह यह चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है और किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है और किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटनास्थल पर अपनी टीम भेज सकता है। भारत में कोई भी नागरिक मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आयोग के पास अर्जी भेजने की ना तो कोई फीस है और ना फॉर्म, ना ही कोई तय तरीका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह से ही 23 राज्यों 1 सितंबर 2019 की स्थिति 12 की स्थिति में राज्य मानवाधिकार 23 राज्य मानवाधिकार हैं। तो इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून के काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामलों में जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीश को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वह मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय की शुरुआती अधिकारों के महत्व पर चर्चा की और इस अध्याय के ज़्यादातर हिस्सों में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारे संविधान और हमारे कानून हमें और भी बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा
है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी चीज़ें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है और उन्हीं से निकली हैं। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून पास किया है। यह अधिकार विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकारों के तहत ही है। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकारों को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल किया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसी संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है और ये दरअसल सार्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो सकते हैं और नहीं भी, और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने और उन्हें कानूनी रूप दें। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकार का दायरा बढ़ाने की मदद की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों ने संघर्षों से हासिल हुए हैं और इस समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों की कई तरह के नए अधिकार मिले हैं और उनमें कुछ इस प्रकार हैं। निजता का अधिकार, जिसके कारण नागरिकों को उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती और उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्रों को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। दूसरा, पर्यावरण का अधिकार, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों को स्वस्थ या कुशल क्षेत्रों में प्रतिकूल ना हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंचने का अधिकार। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, बताइएगा। तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारत संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इनमें अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में लिया गया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक मानवाधिकार के रूप में देखते हैं। उनमें शामिल है काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने, अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर है, काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार, समुचित जीवन स्तर जीने का अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल के में महिलाओं का ख्याल, महामारियों से रोकथाम, शिक्षा का अधिकार, मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चतम शिक्षा तक समान पहुँच। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमने जानी। अब जानते हैं प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है। नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वादा, ऐसे बयान या संधि के पर दस्तखत करने वाले इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है, उसे प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। दावा, सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिकों द्वारा कानून या नैतिक अधिकारों की मांग दावा कहलाती है। दलित, ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जो किसी दूसरी जाति के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जाति समूह, मानव जाति का एक ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में कुल एक मूल या सम्यक वंश के हों। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े होते हैं। समन, अदालत द्वारा जारी एक ऐसा आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत में सामने पेश होने के लिए कहा गया हो। अवैध व्यापार, अनैतिक कामों के लिए स्त्री पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री को अनैतिक व्यापार कहते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट होता है दोस्तों, और ये आज हमारा पॉलिटी का लास्ट चैप्टर था जो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम से अभी तक हमने पढ़ा, जिसमें हमने आज जाना लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में। ऐसी अच्छी बातें, अच्छे चैप्टर लगातार जारी रहेंगे और अन्य चैप्टरों के साथ हम जल्दी आते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम और
अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें और अच्छी नई बातें आपके सामने ला सकें। एनसीईआरटी का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और मैं ओम प्रकाश आप सभी के साथ बना हूँ, आप सभी को नए चैप्टर लेकर आता रहूँगा। तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है लेते हैं हम आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।